career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। मैंने कहा, मेरे एक इशारे पर वो लोग मेजर की बीवी को उठाकर घर ले आएंगे। मेरे पास एक जबरदस्त तिलिस्मी मंत्र है। कमांडो शेरबाज हंसने लगा और बोला, मेरा ख्याल है कि तुम खाना मेरे साथ खा लो। हो सकता है मेजर अर्जुन सिंह के यहाँ तुम्हें खाने को भुना हुआ गोश्त न मिले। मैंने भी हंसकर कहा, मैं जो कहूँगा वहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं मकान से निकलकर पीछे जो घाट की ढलान थी उस तरफ जाने लगा तो कमांडो शेरबाज की आवाज़ आई, इस तरफ से क्यों जा रहे हो? सीधी सड़क पर से जाओ, तुम्हें इस बेस में कोई नहीं पहचान सकेगा। मगर मुझे तो पीछे घास फूस की झोंपड़ी के करीब चट्टान की खो में जो सांप बैठा था उसे भी साथ लेना था। तो मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एहतियात से काम लेना चाहता हूँ। पीछे आकर मैंने अपने दो सांप को हथेली पर रख लिया और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें कहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस औरत को तुम डस कर आए हो उसके जिस्म का जहर तुम चूस भी लोगे? मैं सांप को बड़े गौर से देख रहा था। सांप ने इस बात में सर हिलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेजर अर्जुन सिंह और उसकी बीवी को अपने ज़ेरे असर लाने के लिए मेरे पास यही सबसे बड़ा हरबा था। इसके बाद सांप से एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था। मैंने उससे पूछा, दोस्त, मेजर की बीवी के जिस्म से तुम्हारे जहर चूसने से पहले तो उसको होश नहीं आ जाएगा? सांप ने दूसरी मरतबा सर को दाएं बाएं हिलाया। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। हैरान इसलिए कि यह सांप मेरी बात किस कदर सही तौर पर समझ रहा था, और खुशी इस बात की हुई कि मेजर की बीवी होश में नहीं आएगी जब तक कि मैं अपनी करामत नहीं दिखाता। मैंने सांप को उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, तुम भी मेरे साथ कश्मीर के जहाद में शरीक हो। आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती के मिशन के तुम भी एक मुजाहिद हो। मैं तुम्हें अपने साथ उस औरत के घर लिए जा रहा हूँ जिसको रात तुमने डसा था। वहाँ पहुँचकर जब मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हें उसके जिस्म से अपना सारा जहर चूस लेना होगा। मैंने सांप को उस गोदड़ी में डाल लिया जो मैंने अपने कंधे के साथ लटकाई हुई थी। ये गोदड़ी भी गिरवे रंग की साधुओं वाली थी। उसी रंग का मेरा चोला भी था। पाँव में जूती थी और कंधों पर मैंने कश्मीरी लोई डाल रखी थी। जोगी लोग तो लोई नहीं रखते, मगर मैं असली जोगी नहीं था। मुझे सर्दी लग रही थी। मैं टीले की उतराई उतरकर श्रीनगर शहर को जाने वाली सड़क पर आ गया। मेरे एक हाथ में लोहे की सलाख वाला त्रिशूल था। गले में रीठों की मलाएं थीं। कलाइयों में कांच के कड़े थे। माथे पर शिव देवता के पुजारियों वाले तिलक का निशान था। इस मिशन पर मुझे अपने साथ कमांडो चाकू या पिस्तौल ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा दो सांप मेरे पास था। ये मिशन जासूसी का मिशन था, कमांडो ऑपरेशन का मिशन नहीं था। कमांडो ऑपरेशन का मिशन इसके बाद शुरू होने वाला था जब हमें यह मालूम हो जाता कि इंडियन आर्मी हाई कमान श्रीनगर शहर से दूर जंगल में पहाड़ियों के ज़ेर ज़मीन किस किस्म का पुरस्कार प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। मैंने एक बस पकड़ी और श्रीनगर के एक चौक में जाकर उतर गया। यहाँ से मैं पैदल ही फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। फौजी हेडक्वार्टर के पीछे मेजर अर्जुन सिंह ऑफिसर का हेडक्वार्टर था। भारत में लोग सपेरों के पीछे भी लग जाते हैं क्योंकि वो बीन बजा रहा होता है, लेकिन जोगी साधुओं की तरफ उस वक्त तक कोई ध्यान नहीं देता जब तक कि उनके साथ किसी को कोई काम न पड़े। वैसे भी भारत के शहरों में आवारा गाय बैलों की तरह जोगी साधु लोग आम देखने को मिलते हैं। हिंदू लोग साधुओं की इज्जत भी करते हैं और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उनकी बद्दुआओं से डरते भी बहुत हैं। उनका अकीदा है कि अगर कोई जोगी या साधु नाराज होकर बद्दुआ दे दे तो उसकी बद्दुआ लग कर ही रहती है। इसी तरह हिंदू लोग गाय और बैल का भी बेहद एहतराम करते हैं। गाय को तो वो माँ के बराबर समझते हैं और बैल का इसलिए एहतराम करते हैं कि नंदी बैल देवता शिवा का पसंदीदा और महबूब बैल था जिसकी वो सवारी किया करता था। चुनांचे शैव देवता के मंदिरों में नंदी बैल के बड़े बड़े बुत भी बने होते हैं। मुझे किसी CID का खतरा नहीं था। जोगी साधुओं से CID वाले हिंदू एहलकार भी घबराते हैं कि क्या खबर जिस जोगी को वो मफरूर मुलजिम या जासूस समझकर पीछा कर रहे हैं, अगर वो असली जोगी साधु निकल आए और उनको बद्दुआ दे दे। मैं बड़े इत्मीनान के साथ साधुओं की तरह चलता ऑफिसर क्वार्टर वाली छोटी सड़क पर आ गया। फौजी जवान बोला, महाराज, वो मेजर साहब की धर्मपत्नी है। मेजर साहब उसे अस्पताल ले गए हैं। मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मूर्ख, वो अस्पताल में मर जाएगी। उसका इलाज हमारे सिवा और किसी के पास नहीं। उसे हमारे पास लाओ। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से दो औरतें बाहर निकल आईं। उनमें एक ज़रा जवान थी और दूसरी बूढ़ी थी। मैं चाहता था कि मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से कोई आ जाए। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी छोटी बहन की बच्ची को सांप ने काटा है। वो अस्पताल में है महाराज। मैंने अपना जुमला दोहराते हुए कहा, मूर्ख बहन, तुम्हारी भांजी अस्पताल में स्वर्गवास हो जाएगी। अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उसे फ़ौरन हमारे पास लाओ, हम उसका इलाज कर देगा। अस्पताल वाले कुछ नहीं कर सकते। दूसरी औरत भी हाथ बांधे खड़ी थी और कहने लगी, महाराज, अंदर आ जाएं, मैं अभी अस्पताल मेजर साहब को फ़ोन करती हूँ।
मैं यही चाहता था। मैं अंदर चला गया। उन्होंने मुझे एक सजे सजाए खूबसूरत कमरे में सोफे पर बिठा दिया। मैं औलख निरंजन का विरद करने लगा और सर हिलाने लगा। जल्दी फ़ोन करो मेजर साहब को। सांप का जहर औरत के जिस्म में फैल चुका है। अगर देर कर दी तो वो परलोक सुधार जाएगी। जवान औरत टेलीफोन करने लगी। वो घबराई हुई भी थी और इज़्तिराब की हालत में भी थी। फिर उसने किसी से कहा, हेलो, कौन? अर्जुन भैया। उसने मेजर अर्जुन को बताया कि एक धर्मात्मा साधु आया है जो वर्षा को ठीक कर देगा। भगवान के लिए उसे यहाँ लेकर आ जाएं। दूसरी तरफ से फौजी डोगरा ने झिड़क दिया होगा, जिसके जवाब में जवान औरत उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वर्षा बहन अस्पताल में मर जाएगी। साधु महाराज ने कह दिया है कि उसे फौरन यहाँ ले आओ। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो जवान औरत से कहा, फ़ोन मुझे दो। मैंने फ़ोन हाथ में लेते हुए रोबदार आवाज़ में कहा, सुन अर्जुन सिंह, तेरी पत्नी को शिव महाराज के अग्नि सांप ने काटा है। हम तेरी पत्नी को ठीक करने आए हैं। उसे लेकर फौरन हमारे पास आ जा। देर कर दी तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कोई 10 मिनट के बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। बूढ़ी औरत मेरे कदमों में बैठी रही। जवान औरत बाहर को दौड़ी। 2 मिनट बाद 2 फौजी जवान एक स्ट्रेचर उठाए कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर पर एक जवान खुशशक्ल औरत बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला नाटे कद का घटे हुए जिस्म का मालिक एक फौजी अफसर साथ था जो परेशान था। कांधे पर मेजर का क्राउन लगा था। मुझे देखकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। फिर जवान औरत से कहा, बड़ी दीदी, वर्षा को बेडरूम में लिटा दो। मैंने मेजर से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अर्जुन सिंह महाराज। तू बड़ा धनवान है अर्जुन सिंह कि हमें तेरी मदद के लिए भेजा गया है। यह सारा चमत्कार तेरी स्वर्गवास माता जी की आत्मा की प्रार्थना का है। स्वर्ग में तेरी माता जी की आत्मा परेशान हो गई। वो शिव देवता की भक्ति थी। उसने शिव देवता के आगे रो रो कर फरियाद की कि मेरी बहू को बचा लो। शिव देवता को रहम आ गया। शिव जी ने हमें हुक्म दिया कि जाओ और जाकर अर्जुन सिंह की पत्नी का इलाज करो। हिंदू वैसे ही इस मामले में ज़ईफ़ुल एतकाद होता है, और अगर आगे कोई साधु ज़्यादा रो वाला और कड़कदार आवाज़ में हुक्म देने के अंदाज में बोले तो हिंदू चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, एक बार अपनी जगह से ज़रूर हिल जाता है। अर्जुन सिंह पहले ही अपनी जगह से हिल चुका था, क्योंकि बाद में पता चला कि अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आधी रात से लेकर दिन के 12 बजे तक वो वर्षा का इलाज करते रहे थे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। वर्षा का सांस भी उखड़ने लगा था। डोगरा मेजर तो मेरे पांव पर गिर पड़ा। महाराज, आप अंतर्यामी हैं, मेरी पत्नी को बचा लें। डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया है। मैंने कड़क कर कहा, अर्जुन सिंह सुनो, सरदम बरहीम जगते। जानते हो संस्कृत के इस श्लोक का मतलब क्या है? तुम क्या समझोगे? तुम मूर्ख हो, नादान हो। चलो अंदर चलो, हम तुम्हारी पत्नी को देखते हैं। मेजर अर्जुन सिंह मुझे बड़े अदब से बेडरूम में ले आया। बेडरूम भी बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर भारतीय और बॉलीवुड की एक्ट्रेसों की नीम उरियां तस्वीरें लगी हुई थीं। बड़ा अय्याश इंडियन मेजर था ये। वर्षा बेड पर बिल्कुल सीधी बेहोश पड़ी थी। गर्दन तक कीमती गर्म कंबल पड़ा था। उसका सर एक तरफ को ढिलका हुआ था। मैंने यूं ही वर्षा की नब्ज़ देखी और सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा, अर्जुन सिंह, तुमने बड़ी देर कर दी, बड़ी देर कर दी तुमने। अर्जुन सिंह, अब कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन सिंह और बूढ़ी औरत तो मेरे पांव पर गिर पड़े और इल्तिजाएं करने लगे कि मैं किसी तरह वर्षा को बचा लूं। मैं पूरी अदाकारी कर रहा था। मैंने त्रिशूल ऊपर उठाते हुए कहा, बस बस, पीछे हट जाओ। दोनों जल्दी से पीछे हट गए तो मैंने कहा, मुझे ध्यान लगाने दो। शिवजी महाराज के चरणों में आकर उनकी आज्ञा यानी इजाज़त लेनी होगी। इसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर लीं और ओम नमः शिवाय के अल्फाज 3 बार बोले और चुप हो गया। मैंने ज़ोर से सांस ऊपर खींच लिया। मैं बहुत बेमालूम अंदाज में सांस ले रहा था। वहाँ बैठे हुए लोग यही समझ रहे थे कि मैंने दम रोक लिया है, जिस तरह के साधु लोग आमतौर पर हब से दम किया करते हैं। कोई 3 मिनट इसी हालत में रहने के बाद मैंने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर अर्जुन सिंह की तरफ देखा। सुन अर्जुन सिंह, शिव जी महाराज ने तुम पर अपना खास कृपा की है। तेरी पत्नी अब ठीक हो जाएगी। मेजर और दोनों औरतें तो खुशी से निहाल हो गईं। मेजर की बीवी वर्षा की हालत वाकई ऐसी थी कि लगता था कि मरने वाली है। मेरे दोस्त सांप का जहर वाकई बहुत मोहलक था। हालांकि उसने उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया था कि जिससे वो सिर्फ बेहोश हो जाए। मैं भी अब ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहता था कि कहीं सारे किए किराए पर पानी न फिर जाए। मैं उठकर वर्षा के करीब कुर्सी रख कर बैठ गया। कुछ ड्रामा करना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह, जल्दी से एक प्याली में अपने हाथ से दूध डाल कर ले आ। वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। मैंने संस्कृत के जो 6-7 श्लोक मुझे याद थे ऊंची आवाज़ में पढ़ने शुरू कर दिए। फिर बूढ़ी औरत से कहा, बालका, घर में लुबान हो तो उसे सुलगा दो। बूढ़ी औरत भी दौड़कर बेडरूम से बाहर निकल गई। इतने में अर्जुन सिंह दूध से भरी हुई प्याली लेकर आ गया। मैंने कहा, वो छोटी मेज़ यहाँ ले आओ। अर्जुन सिंह बिल्कुल नौकरों की तरह काम कर रहा था। खुदा किसी पर मुसीबत न डाले। मुसीबत में आदमी अपनी हैसियत वगैरह सब कुछ भूल जाता है। उसने छोटी मेज़ लाकर वर्षा के पलंग के पास मेरे सामने लाकर रख दी। मैंने दूध की प्याली मेज़ पर रख दी। बूढ़ी औरत थाली में लुबान सुलगा कर ले आई। मैंने औरत से कहा, लुबान पलंग के सरहाने की तरफ नीचे रख दो।
औरत ने ऐसा ही किया। लुबान की बू से मेरा भी नाक में दम आने लगा। मैंने खामखा लुबान मंगवा लिया था, मगर अब ड्रामा पूरा करना भी बड़ा जरूरी था। दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर ना आए, न अंदर से कोई बाहर जाए। अर्जुन सिंह खुद उठकर दरवाजे तक गया। बाहर मुंह निकालकर उसने किसी से कहा, किसी को अंदर ना आने देना। यह कहकर दरवाजा बंद करके चुटकी लगा दी। वो पलंग की पाइंती के पास आकर बैठ गया। दूसरी तरफ जवान औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत मेरी कुर्सी के पास कलीन पर हाथ जोड़े बैठी थी। उस वक्त अगर आप मुझे देखते तो आप भी यही समझते कि मैं कोई बड़ा पहुंचा हुआ जोगी साधु हूँ। अब मुझे ड्रामे का क्लाइमैक्स सीन करना था। मैंने खद्दर के झोले में हाथ डाला और अंदर से बलिष्ठ भर के सांप को बाहर निकालकर हथेली पर बिठा लिया। सांप को देखकर कलीन पर बैठी हुई बूढ़ी औरत डर कर परे हट गई। मेजर अर्जुन सिंह और जवान औरत पलंग की पाइंती से उठकर खड़े हो गए। ये सब लोग मेरी हथेली पर बैठे हुए सांप को डरी डरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने सांप से मुखातिब होकर कहा, मेरे विश्वामित्र, अग्नि सांप के साथी, शिवजी महाराज के हुक्म पर इस औरत के जिस्म में अग्नि सांप ने जितना जहर दाखिल किया है वो सारे का सारा चूस ले। दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैं ये सारा ड्रामा किसी रुपए पैसे के लालच में नहीं कर रहा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दुश्मन के पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद के खिलाफ जो नापाक अज़ाइम हैं उन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए कर रहा हूँ। तू हर शय पर कादिर है। सांप को हुक्म दे दे कि वो इस औरत के जिस्म से सांप का जहर चूस ले। ज़रा गौर करें, अगर उस वक्त सांप मेरी बात ना मानता और मेरी हथेली पर ही बैठा रहता तो मुझे किस कदर जिल्लत और नदामत उठानी पड़ती। लेकिन अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। सांप मेरा हुक्म सुनते ही मेरी हथेली पर से उछलकर बेहोश औरत के जिस्म पर कंबल के ऊपर गिरा और उसके पाँव की तरफ रेंगने लगा। औरत यानी मेजर अर्जुन सिंह की पत्नी वर्षा के पाँव कंबल के अंदर थे। सांप पाँव के पास जाकर बैठ गया। मैं समझ गया, बल्कि मुझे अकल आ गई। सांप मेरी तरफ देख रहा था, बल्कि कह रहा था, अहमक इंसान, औरत के पाँव कंबल से बाहर निकलवा। मैंने कंबल के अंदर घुसकर औरत के टखनों पर से मुंह रखकर जहर चूसा तो किसी को नजर नहीं आएगा। सब यही कहेंगे कि यह अस्पताल के डॉक्टरों की दवाइयों का असर था कि वर्षा को होश आ गया। सांप ने तब तक कुछ नहीं किया। मैंने जल्दी से कहा, औरत के दोनों पाँव कंबल से बाहर निकाल लो, जल्दी करो। शिव महाराज का सांप तुम्हारा नौकर नहीं है कि इंतजार करता रहे। अर्जुन सिंह ने लपक कर अपनी पत्नी के दोनों पाँव कंबल से बाहर निकाल दिए और सांप से खौफजदा होकर पीछे हट गया। मैंने सांप से कहा, मेरे बच्चे, मेरे विश्वामित्र, इस अभागन मेजर की बीवी के पाँव के बदन से अग्नि सांप का जहर चूस ले और इसको फिर से सुभागन बना दे। और मैं दिल में कहने लगा कि या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। सांप ने मेजर की बीवी के पाँव के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कमाल है, ये सांप मुझे देखकर ड्रामा करने लगा था। हालांकि उसे पता था कि उसने वर्षा को किस टखने के पास डसा है, या हो सकता है वो कोई अपनी रस्म रिवायत पूरी कर रहा हो। वर्षा के दोनों पाँव आधी पिंडलियों तक नंगे थे, पाँव भी दर्द हो रहे थे। आखिर सांप ने वर्षा के बाएं टखने पर एक जगह अपना मुंह लगा दिया। बेडरूम में अजीब दहशतनाक किस्म की खामोशी छा गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सब दम बखुद थे। अर्जुन सिंह और जवान औरत आंखें फाड़े सांप को वर्षा के जिस्म का जहर चूसते देख रहे थे। बूढ़ी औरत भी उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर भी खौफ और दहशत के असरात थे। कोई 1 मिनट तक सांप जहर चूसता रहा। फिर उसने अपने मुंह से सियार की एक मादा जो यकीनन जहर ही होगा कंबल पर उगल दिया। दोनों औरतों के हलक से खौफजदा आवाज़ें निकल गईं। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें डांट दिया कि खबरदार, कोई आवाज़ ना निकालो। सांप जहर चूसता रहा और फिर कंबल पर ही जहर उगल देता। इस तरह उसने कोई 10-12 मरतबा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंबल के ऊपर से रेंगता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने उसे आहिस्ता से हथेली पर उठाकर तपाई पर बिठा दिया और कहा, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, अब दूध पी ले। सांप के होंठ जहर की वजह से स्याह हो रहे थे। उसने प्याली में से दूध पीना शुरू कर दिया। इतने में बेहोश औरत वर्षा ने एक गहरा सांस लिया। अर्जुन सिंह और दोनों औरतों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वो वर्षा के सरहाने की तरफ लपके। मैंने उन्हें डांट दिया, खबरदार, अभी इसके करीब मत जाना। तीनों जहाँ तक आए थे वहीं रुक गए। पहले मेरे बच्चे को, मेरे विश्वामित्र को दूध पी लेने दो। अर्जुन सिंह और बूढ़ी औरत ने हाथ बांधकर कहा, जय शिव शंकर की जय। वो अपनी जगह पर साकित होकर खड़े थे और वर्षा को होश में आते देख रहे थे। मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। वर्षा ने अपने सर को 2-3 बार दाएं बाएं फेरा, फिर आंखें खोल दी। दोनों औरतें और अर्जुन सिंह मेरे हुक्म के मुंतज़िर थे कि मैं उन्हें हुक्म दूं तो वो वर्षा की तरफ बढ़कर उसको मुबारकबाद दें, उसे गले लगाएं। वर्षा ने मुझे भी देखा, सांप को भी देखा जो दूध पी रहा था। उस पर दहशत तारी हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं और खुश्क सहमी हुई आवाज़ में कहा, यही सांप था, यही सांप था। वो सच्ची थी। जब सांप ने उसे डसा था तो उसको टेबल लैंप जलाकर पलंग से उतरकर कलीन पर रेंगते हुए देख लिया था। मैंने फौरन कहा, मूर्ख औरत, ये वो सांप नहीं है, वो अग्नि सांप था। ये सांप शीतल सांप है। ये शिव देवता ने तुझे बचाने के लिए भेजा है। उस सांप ने तुझे हलाक करने के लिए डसा था। इस सांप ने तेरे बदन का सारा जहर चूसकर तुझे फिर से जिंदा कर दिया है। वर्षा आंखें खोलकर दूध पीते सांप को देखने लगी। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, वो दूसरा सांप था। मुझे नींद आ रही है। मैंने उसके खामंद अर्जुन सिंह और दोनों औरतों से कहा, इसको प्यार करो, दिलासा दो, देवताओं ने इसको दोबारा जिंदगी दी है। अर्जुन सिंह और दोनों औरतें वर्षा के पास जाकर उसको हौसला, दिलासा और तसल्लियाँ देने लगी।
वर्षा कमज़ोर आवाज़ में कह रही थी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। बूढ़ी औरत ने कहा, पुत्र इसे सोने न देना, जहर फिर असर करने लगेगा। मैंने उसे झिड़क दिया, माई तुम कौन होती हो कोई हुक्म देने वाली। फिर मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह अपनी पत्नी को बेशक सो जाने दो, जब ये सोकर उठेगी तो तरोताज़ा होगी। हाँ, इसके लिए 3 चूज़ों की यखनी तैयार करके रख ले, जब ये उठेगी तो मैं खुद इसे अपने हाथ से पिलाऊंगा, इसके जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। मेजर अर्जुन सिंह फौरन बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा ताकि चूज़ों की यखनी तैयार करवाने का ऑर्डर दे दे। ये लोग मेरे मुरीद हो गए थे। मैंने चमत्कार या निकरामत ही ऐसी दिखाई थी कि उन्हें मुरीद होना ही था। आप सब ने सांप को कब्रस्तानों, मैदान, जंगल में इधर उधर दौड़ते भागते या पैरों के आगे बीन पर झूमते देखा होगा। आप में से शायद एक आध ने सांप को किसी इंसान को डसते भी देख लिया होगा, मगर आप में से किसी ने आज तक किसी सांप को इंसान के जिस्म से जहर चूसते नहीं देखा होगा। ये अल्लाह के हुक्म से और मेरे दोस्त सांप की मेहरबानी से हो गया था और वो लोग मेरे मती हो गए थे। मैं वर्षा के पलंग से हटकर सोफे पर बैठ गया। सांप को मैंने अपने झोले में वापस रख लिया था। अर्जुन सिंह, बूढ़ी और जवान दोनों औरतें मेरे कदमों में कलीन पर बैठी थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो श्लोक मुझे याद थे सुना सुना कर उनका मतलब बता रहा था। मेरे आगे मेज़ पर मुलाजमा चीनी की कीमती थालियों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल रख गई थी। मुझे भूख लग रही थी। मैंने खूब सैर होकर फल और मिठाइयाँ खा ली थीं और अब कश्मीरी कहवा पी रहा था। कोई 1 घंटे की नींद के बाद वर्षा ने आंखें खोल दी। मैंने उससे मुखातिब होकर कहा, बालका अब तबीयत कैसी है। वर्षा उठकर पलंग पर बैठ गई। मेजर और दोनों औरतें भी पलंग पर उसके पास जाकर बैठ गए। कोई उसके बाल ठीक करने लगी, कोई उसकी बलाएं ले रही थी। अर्जुन सिंह अपनी बीवी के हाथ अपने हाथों में लिए दबा रहा था और कह रहा था, वर्षा डार्लिंग, गुरुजी की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। सांप ने तुम्हारे बदन का सारा जहर चूस लिया है। इस दौरान वर्षा का वो कंबल जिस पर सांप ने जहर चूस कर उगला था तब्दील कर दिया गया था। वर्षा ने सहम कर पूछा, क्या सांप ने मेरे जिस्म का जहर निकाला था? मैंने कहा, वर्षा घबराने की ज़रूरत नहीं, सांप ने शिव महाराज के हुक्म पर तुम्हारे जिस्म में से सारा जहर चूस कर फेंक दिया है। अब तू पूरी तंदुरुस्त हो गई है। तेरे शरीर में एक रत्ती भर भी सांप का जहर नहीं रहा। फिर मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह जी महाराज। वो बड़े अदब से हाथ जोड़कर बोला, वर्षा बीबी को यखनी पिलाओ। मेजर अर्जुन ने दरवाजे में खड़ी मुलाजमा को इशारा किया। मुलाजमा ट्राली लेकर अंदर आ गई। ट्राली पर यखनी का प्याला रखा हुआ था। मेजर अर्जुन सिंह खुद अपनी बीवी वर्षा को यखनी पिलाने लगा। वो यखनी ना भी पिलाता तो उसकी बीवी को कुछ नहीं होना था, मगर अदाकारी के साथ ये मीनाकारी बड़ी ज़रूरी थी। मैं उसके फ़ौरन बाद उठ खड़ा हुआ। मैंने त्रिशूल वाला हाथ बुलंद करके कहा, अब हम जाते हैं। जिस काम के लिए भगवान शिवा ने हमें यहाँ भेजा था वो पूरा हो गया है। मेजर अर्जुन सिंह और दोनों औरतें मेरे जाने का सुनकर जैसे परेशान हो गए। महाराज अभी कुछ देर रुक जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये इल्तिजा मेजर अर्जुन सिंह की थी जिसके साथ मुझे बड़े काम पड़ने वाले थे, मगर मैं उसकी अकीदत को मज़ीद मजबूत करना चाहता था। मैंने कहा, नहीं बच्चा, हमें इससे ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं है, हम चलते हैं। अर्जुन सिंह हाथ बांधकर सामने आ गया और बड़ी आजिज़ी से कहने लगा, महाराज कल रात का खाना हमारे घर पर खाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं खुद अपने मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता था। जब उसने कल की दावत दे दी तो मैंने कहा, अच्छा बालके, अगर तेरी ये इच्छा है तो फिर हम कल सिर्फ तेरी खातिर आ जाएंगे। दोनों औरतें और मेजर अर्जुन सिंह खुशी से निहाल हो गए। मैंने देखा कि पलंग से टेक लगाकर बैठी हुई मेजर की खूबसूरत बीवी वर्षा भी हाथ बांधे मेरी तरफ बड़ी अकीदत से देख रही थी। मैंने दूर ही से त्रिशूल वाला हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दी और कहा, वर्षा फिक्र मत कर, अब तुझ पर सांप तो क्या किसी चींटी के कांटे का भी असर न होगा, हम कल लाएंगे। जय गंगा मैया, जय माता शेरा वाली की जय हो। और मैं बेडरूम से निकल गया। मेजर अर्जुन सिंह मेरे पीछे पीछे आया। दोपहर ढलने लगी थी और वो कहने लगा, महाराज आपको जहाँ जाना है मेरी गाड़ी आपको वहाँ छोड़ आएगी। मैंने कहा, अर्जुन सिंह हम जोगी सन्यासी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, हम भी नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। जय शिव शंभे। और मैं पैदल ही वापस उस टीले की तरफ चल पड़ा जिस टीले से उतरकर मैं उन क्वार्टरों में आया था। मुझे नहीं पता कि पीछे मेजर अर्जुन सिंह कब तक मुझे देखता रहा। बहरहाल जब मैं टीले के पास पहुंचकर मुड़ गया तो मैंने पलट कर देखा। फौजी क्वार्टर वहां से नजर नहीं आ रहे थे। मैं टीले की चढ़ाई चढ़कर ऊपर चीड़ के दरख्तों में आ गया तो झोले में से सांप को निकाल कर कहा, मेरे दोस्त, तुमने दोस्ती का हक ही नहीं निभाया बल्कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद में अपने तौर पर हिस्सा डाला है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बूढ़े कश्मीरी वाली खुफिया की निगाह में आकर मैंने सांप को एक बार फिर दूध पिलाया और उसे उसकी खो में सूखी घास पर बिठा दिया। सांप ने मेरी तरफ सर उठाकर देखा, फिर सर नीचे करके जलेबी की तरह हो गया और सर अपनी कुंडली में छुपा लिया। लकड़ी के झोंपड़े में बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए खाना लेकर बैठा था। शेरबाज खान अभी तक नहीं आया था। मैंने तुम दोनों का खाना तैयार कर रखा है। मैं मेजर अर्जुन सिंह के यहाँ से मिठाइयाँ और फल खा आया था। मैंने बूढ़े कश्मीरी मुजाहिद से कहा, बाबा
आज मुझे भूख नहीं है, शेरबाज के लिए खाना रख छोड़ो, हो सकता है वो रात को किसी वक्त आ जाए। कश्मीरी मुजाहिद ने कोई जवाब न दिया और खाने के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चल दिया। मैं रात को देर तक लिहाफ ओढ़े जागता रहा और सोचता रहा कि अब मुझे क्या तरीक़ेकार अमल में लाना होगा। डोगरा मेजर पर और उसकी सारी फैमिली पर मैंने अपना ज़बरदस्त असर डाल दिया था। अब मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। किसी दूसरे इंसान पर असर डालना आसान होता है, लेकिन उस असर को अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना बड़ा नाजुक काम होता है। इसके लिए बड़ी अकल और बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। ज़रा सी भी एहतियाती से ना सिर्फ दूसरे पर डाला हुआ असर ख़त्म हो जाता है, बल्कि खुद आदमी की अपनी हैसियत ख़तरे में पड़ जाती है। डोगरा मेजर अर्जुन सिंह एक तरह से मेरा मुरीद बन चुका था। ये इंडियन फौजी अफसर उस पुरइसरार मिलिट्री प्रोजेक्ट का इंचार्ज था जो श्रीनगर शहर की नवाही पहाड़ियों के जंगल में ज़ेरे ज़मीन काम कर रहा था या काम करने वाला था। मुझे उस खुफिया प्रोजेक्ट की पूरी सुराग रसानी करना थी और पहले ये मालूम करना था कि ये मिलिट्री प्रोजेक्ट किस नोयत का है। इसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सलामती और मकबूला कश्मीर के हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए ख़तरे का बहस हो सकता था तो उसे तबाह बर्बाद करना था। दूसरे दिन कमांडो शेरबाज खान आया तो वो खुश भी था और हैरान भी था और कहने लगा, हैदर अली, कल मेजर अर्जुन सिंह के घर पर जो साधु आया था और जिसने उसकी बीवी को मौत के मुंह से निकाल लिया था, अगर वो तुम ही थे तो तुमने जो करामत वहाँ दिखाई है उसका चर्चा पूरे शहर में जगह जगह हो रहा है। लोग कहते हैं कि एक सपेरे के पास एक ऐसा सांप है जिसने मेजर की बीवी के जिस्म का सारा जहर चूस लिया। क्या वाकई ये तुम ही थे या वहाँ तुम्हारी बजाय कोई दूसरा साधु सपेरा आ गया था? पहले तो मैंने सोचा कि शेरबाज को असल हालात ना बताऊं, फिर ख्याल आया कि ये बातें मैं कब तक उससे छुपा कर रखूंगा। वो मेरा साथी है, उसके साथ मिलकर ही हमें उस पुरइसरार प्रोजेक्ट का पता चलाना और उसे बर्बाद करना है। चुनांचे मैंने कमांडो शेरबाज को सारे वाकयात बता दिए। मैंने उसे ये भी बता दिया कि यह कारनामा उसी सांप का है जिसको वो पसंद नहीं करता था और कहा था कि उसे जंगल में छोड़ दूँ। शेरबाज चेहरे पर हैरत के असरात लिए मेरी बातें सुनता रहा। या मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो वो बोला, हैदर अली, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप ये काम कर सकता है। मैंने कहा, बहरहाल ये काम उसी सांप ने किया है, ये करिश्मा उसी सांप ने दिखाया है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरा दोस्त सांप है, अब तुम्हें भी उसे अपना दोस्त समझना होगा। ये हमारा साथी है और हमारी कमांडो पार्टी का रुकन बन चुका है। कमांडो शेरबाज पर फिर भी सांप के बारे में कोई ज़्यादा असर न हुआ। उसने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। मैंने कहा, पहले चाय पीते हैं फिर गौर करेंगे। कश्मीरी मुजाहिद हमारे लिए कश्मीरी चाय से भरा हुआ समावार लेकर आ गया। हम चाय पीने और बातें करने लगे। मैंने अपने ज़हन में एक हिकमत अमली सोच ली थी, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली थी। मैंने कमांडो शेरबाज को उससे आगाह किया तो वो खामोशी से गौर करता रहा और फिर बोला, क्या तुम समझते हो कि ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं, 100% ठीक रहेगा। मैंने जब लाइन ऑफ एक्शन यानी अपनी सुराग रसानी की पूरी तफसीलात उसे बताई तो वो बहुत हद तक कायल हो गया। मैंने उसे बताया कि सुराग रसानी का ये मिशन आज रात से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी रात मेजर अर्जुन सिंह के घर जाने वाला था। कमांडो शेरबाज ने सिर्फ इतना कहा, दोस्त, बेहद मोहतात रहना, तुम जानी दुश्मनों के पास जा रहे हो। इसके अलावा ये भी ज़हन में रखना कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी लग सकते हैं। मैंने कहा, मैं इससे गाफिल नहीं हूँ। मुझे बहरहाल इंडियन आर्मी के खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट का सुराग लगाना है, हाँ इसके लिए हमें कुछ ही क्यों ना करना पड़े। कमांडो शेरबाज शाम तक मेरे पास बैठा रहा। इसके बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मेजर अर्जुन सिंह के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुंह हाथ धोकर माथे पर शिवजी का नया तिलक लगाया, साधुओं वाला लिबास पहना। सांप को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तैयार होकर सांप के पास उसकी खो में गया और उससे कहा, दोस्त, मैं अपने टारगेट पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक तवील सफ़र तय करना है, लेकिन हम इस मिशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। खुदा हाफिज़। मैंने ये बात ख़ास तौर पर नोट की थी कि जब भी मैं सांप के सामने जाता था वो एक बार अदब से सर ज़रूर झुका देता था। मुझे कादिर खान के अल्फाज याद आ जाते कि हैदर अली, ये सांप अब तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारा मती और मुरीद बन चुका है। तुम्हें अपने महानाग देवता का अवतार समझने लगा है। ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा, तुम्हारा गुलाम भी होगा और तुम्हारा दोस्त भी होगा। उस वक्त भी जब मैं सांप को खुदा हाफिज़ कहकर जाने लगा तो सांप ने सर झुकाकर मुझे अलविदा कहा। मैं पहाड़ी रास्तों से होता हुआ मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मेजर अर्जुन सिंह का अर्दली क्वार्टर के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़ा था। क्वार्टर के बरामदे के बाहर बल्ब रोशन थे। जैसे ही अर्दली ने मुझे देखा, हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और बोला, महाराज पधारिए, मेजर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।